जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का इंडिया ई बुक के इग्नू के मास्टर डिग्री क्लासेस पे, जहाँ पे हम लोग एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर का पहला पेपर MPS 001 पॉलिटिकल थ्योरी का हम लोगों ने बुक 1 कंप्लीट कर लिया है। MPS 001 का अभी आज से हम बुक 2 का जो यूनिट नंबर 15 है वहाँ से शुरुआत करेंगे। यूनिट 15 है क्लासिकल लिबरलिज्म। तो उससे पहले की जानकारी, हालांकि बहुत लेट हो गया है, हमारा जो इग्नू का बुक रिलीज हो रहा था तो उसका हार्ड कॉपी अभी आप लोगों का एग्ज़ाम से पहले पूरे इंडिया में अवेलेबल करवाना मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इस साल का एग्ज़ाम के लिए। इसलिए इसका आप लोग जो PDF फॉर्मेट है वो अवेलेबल करवा दिया जाएगा व्हाट्सअप का जो कैटलॉग है वहाँ पे। और पास्ट 6 अटेम्प्ट का जो क्वेश्चन पेपर है मतलब इस लिंक में आप लोगों को मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और इस यूनिट जो है यूनिट नंबर 15 MPS 001 पॉलिटिकल थ्योरी का क्लासिकल लिबरलिज्म, इसमें हम लोग देखेंगे पहले इंट्रोडक्शन, फिर हम देखेंगे क्या है लिबरलिज्म, उदारवाद क्या है, फिर उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिबरलिज्म का, फिर राइज ऑफ लिबरलिज्म, उदारवाद का उदय, फिर हम देखेंगे आइडियोलॉजी ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म जिसमें व्यूज़ ऑन मैन, सोसाइटी एंड इकोनॉमी एंड स्टेट इन के ऊपर देखेंगे। फिर हम क्रिटिकल इवोल्यूशन करेंगे। उसके बाद आखिर में हम लोग जैसे इग्नू का बुक का जो एक्सरसाइज होता है उसका सभी क्वेश्चन करेंगे और पास्ट 6 अटेम्प्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए कक्षा का शुभारंभ करते हैं। और उससे पहले आप लोग इग्नू का मटेरियल साथ में लेके बैठिए और पेन पेपर और नोट कॉपी जो भी चाहिए आप लोगों को साथ में लेके बैठिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। लिबरलिज्म इज ए डोमिनेंट आइडियोलॉजी ऑफ द प्रेजेंट डे वेस्टर्न वर्ल्ड। उदारवाद वर्तमान में पश्चिमी दुनिया की प्रमुख विचारधारा है। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, Western Europe and America for the last 300 years is closely associated with the evolution and development of liberal thought. पिछले 300 सालों में से इंग्लैंड, पश्चिमी यूरोप और अमेरिका का इतिहास उदारवादी विचारों के विकास और विकास के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। Liberalism was the product of the climate of opinion that emerged at the time of Renaissance and Reformation in Europe. तो लिबरलिज्म जो है उदारवाद एक प्रोडक्ट है जो कि रिफॉर्मेशन और रेनेसेंस जो हुआ था यूरोप में उसके वजह से ही आया है। As an ideology and a way of life, it reflected the economic, social, and political aspirations of the rising middle class, which later on became the capitalist class. तो लिबरलिज्म क्या है? एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है जो कि रिफ्लेक्ट करता है इकोनॉमी, मतलब आपका आर्थिक, उसके बाद सामाजिक, फिर राजनीतिक जो आकांक्षा है, एस्पिरेशंस, उसको दर्शाता है। मिडिल क्लास लोगों का आकांक्षा जो है उनको दर्शाता है और उसको बाद में टर्म दिया गया है पूंजीवाद, कैपिटलिस्ट क्लास। वही मिडिल क्लास जो है उसको बाद में कैपिटलिस्ट क्लास टर्म दिया गया है। तो पहले मतलब मिडिल क्लास लोग ही इस चिंताधारा मतलब लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट को लाए थे। The establishment of the absolute nation states in England and Europe gave birth to a kind of political system in which the authority of the king was absolute. इंग्लैंड और यूरोप में पूर्ण राष्ट्र राज्यों के स्थापना के एक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था का जन्म दिया जिसमें राजा का अधिकार निरपेक्ष था। The beginning of the liberalism was a protest against the hierarchical and privileged authority and monarchy. तो पहले जो मोनार्की था, राजा के पास मतलब पूरा सत्ता का पावर होता था, तो उसका प्रोटेस्ट था, एक जो प्रिविलेज मिलता था मोनार्क को उसका ही प्रोटेस्ट वो कह सकते हैं लिबरलिज्म को, ठीक है। द मेन स्लोगन ऑफ द प्रोटेस्ट वाज फ्रीडम।
तो इस मेन स्लोगन जो था इस प्रोटेस्ट का वो था फ्रीडम। तो पहले मतलब फ्रीडम नहीं था इतना, राजा के हाथ पे सब कुछ था, राजा का जो डिसीजन होता था वही चलता था। तो इसके वजह से मतलब लोगों के अंदर एक भाव पैदा हुआ कि मतलब ऐसा नहीं होगा जो राजा जैसा कहे या ऐसा चलना है, ऐसा मतलब नहीं होना है, खुद का जो फ्रीडम है वो मेन है। इसलिए ये मूवमेंट चलाया गया, फ्रीडम फ्रॉम एवरी अथॉरिटी विच इज़ कैपेबल एक्टिंग capriciously and arbitrarily, along with freedom of individual to develop all his potentialities as a human being endowed with reason, to achieve the liberty of the individual। तो इसका जो टारगेट था वो था लिबर्टी जो है इंडिविजुअल का, उसको अचीव करना एंड चैलेंज करना स्टेट का अथॉरिटी। एक्चुअली लिबर्टी जो है वो स्टेट के अथॉरिटी को ही चैलेंज करता है, वो फ्रीडम देता है हर एक इंडिविजुअल को। ठीक है, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, इसको हम लोग वही बोल सकते हैं वो स्टेट के अगेंस्ट है, मतलब स्टेट के लिए ये निगेटिव है। लिबरलिज्म डिमांडेड लिबर्टी इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। तो उदारवाद क्या कहता है, डिमांड करता है हर फील्ड में फ्रीडम को डिमांड करता है, जैसे कि इंटेलेक्चुअल, सोशियल, रिलीजियस, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक जो क्षेत्र है, सोशियल सामाजिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, कल्चरल सांस्कृतिक क्षेत्र, फिर राजनीतिक और आर्थिक, सभी फील्ड्स में लिबर्टी प्रोवाइड करने के लिए मतलब डिमांड करता है, लिबर्टी का, फ्रीडम का डिमांड करता है हर फील्ड में। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे व्हाट इज लिबरलिज्म, उदारवाद क्या है। लिबरलिज्म इज द डोमिनेंट आइडियोलॉजी ऑफ द प्रेजेंट डे वेस्टर्न वर्ल्ड। जैसे कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में वाला लाइन देख क्या है, इट वॉज द प्रोडक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑफ ओपिनियन दैट मार्च्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड एंड यूरोप। तो कहाँ पे शुरुआत हुआ था लिबरलिज्म का, उदारवाद का, इंग्लैंड और यूरोप पे ही शुरुआत हुआ था। ठीक है, ए एल ब्लस्टर राइट्स, ए एल ब्लस्टर ने इसका डेफिनेशन दिया है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, लिबरलिज्म शुड बी सीन नॉट एज ए फिक्स्ड एडिट एब्सोल्यूट टर्म्स, as a collection of unchanging moral and political values built as a specific historical movement of ideas in the modern era that begin with Renaissance and Reformation. It has undergone many changes and requires a historical rather than a static type of analysis. सिमिलरली लस्की, उन्होंने भी इसका डेफिनेशन दिया है, लस्की राइट्स, लिबरलिज्म इज नॉट ईजी टू डिस्क्राइब, मच लेस टू डिफाइन, फॉर इट इज हार्डली लेस ए हैबिट ऑफ माइंड देन ए बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन। टू quote Hacker, liberalism has he come so common in a term in a vocabulary of politics that it is a brave man, यहाँ पे मैन होगा, who will try to give it a precise definition. It is a view of the individual, of the state and of the relations between them. तो अगला हम देखेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, जो लिबरलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है उदारवाद का, वो एग्जाम में पूछता है, व्हाट इज लिबरलिज्म एंड डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इंपॉर्टेंट है, लिबरलिज्म इज नॉट मेयरली ए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट बट ऑल्सो है सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल एंड इथिकल कॉन्सेप्ट। यह सिर्फ मतलब राजनीतिक विचारधारा नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, यह सोशियो इकोनॉमिक मतलब सामाजिक एंड आर्थिक, फिर सांस्कृतिक एंड बौद्धिक, आपका नैतिक कह सकते हैं इसको, मॉरल इथिकल नैतिक विचारधारा है। इट कैन बी अंडरस्टूड थ्रू सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स इवॉल्व ड्यूरिंग इट्स लॉन्ग हिस्ट्री। इसका जो लॉन्ग हिस्ट्री है इसके अंदर से हम लोग बहुत सारा मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हैं लिबरलिज्म का, जिसको निकाला है जॉन हेलोवेल ने। इन्होंने पिन पॉइंट किया है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का, यही हम लोगों को एग्जाम में लिखना है, लिबरलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स, यही क्लासिकल लिबरलिज्म का भी कैरेक्टरिस्टिक्स यही है। अब तो देखते हैं एक एक करके। पहला है ए बिलीफ इन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड स्पिरिचुअल इक्वलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। मानव व्यक्तित्व के पूर्ण मूल्य और व्यक्ति की आध्यात्मिक समानता में विश्वास रखना।
इसका बाद दूसरा जो है ए बिलीव इन द ऑटोनॉमी ऑफ द इंडिविजुअल विल, व्यक्तिगत इच्छा की स्वतंत्रता में विश्वास रखना। यहाँ पे ऑटोनॉमी मतलब स्वतंत्रता। ए बिलीव इन द एसेंशियल रैशनैलिटी एंड गुडनेस ऑफ मैन, मनुष्य की आवश्यक तर्कसंगतता और अच्छाई में विश्वास रखना। ए बिलीव इन सर्टेन इनएलिएनेबल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, particularly the rights of life, liberty and property। जैसे कि हमारा आर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें कुछ राइट प्रोवाइड किया गया है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जो जो इनएलिएनेबल है, मतलब कोई मतलब इसको हटा नहीं सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है। दैट स्टेट comes into existence by mutual consent for the purpose of राइट्स, कि राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध एक संविदात्मक रहा हो, ठीक है। दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द इंडिविजुअल इज कॉन्ट्रेक्चुअल वन। द सोशल कंट्रोल कैन बेस्ट बी सिक्योर्ड बाय लॉ एंड रेदर देन कमांड। तो सोशल जो कंट्रोल है वो सिक्योर किया जाए विधि के द्वारा, ना कि कुछ मतलब कमांड या ऑर्डर देके, ठीक है, कानून के द्वारा ही सब कुछ किया जाए। इंडिविजुअल फ्रीडम इन ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ, सभी क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, इंटेलेक्चुअल, रिलीजियस, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक और धार्मिक, ठीक है। द गवर्नमेंट दैट गवर्न्स द लीस्ट इज द बेस्ट, कम से कम शासन करने वाली सरकार सबसे अच्छी है। ए बिलीव दैट ट्रूथ इज एसेसेबल टू मैंस नेचुरल रीजन, एक विश्वास है कि सत्य मनुष्य की प्राकृतिक कारण के लिए सुलभ है। तो यही रहा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हम लोग इसका राइज देखेंगे, कैसे उदय हुआ उदारता का, उदारवाद का, ठीक है। लिबरलिज्म एज ए होल वाज ए मैसिव मूवमेंट that made itself felt in all countries of Western Europe and America, but it is most characteristic development took place in England। हालांकि मतलब जो लिबरलिज्म है, उदारवाद है, उसका मतलब पूरा वेस्टर्न यूरोप में ही देखा गया था और अमेरिका में भी देखा गया था, लेकिन उसका जो मोस्ट डेवलपमेंट हुआ वो इंग्लैंड में हुआ। जो इंग्लैंड हमारा भारत के ऊपर शासन किया वही इंग्लैंड में हुआ। और इसका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट और दो जगह पे देखा गया, हॉलैंड मतलब अभी का जो नेदरलैंड है वही, और स्पेन पे देखा गया, ठीक है। इन जर्मनी द लिबरल फिलोसॉफी रिमेन्ड फॉर द पास्ट मोस्ट पार्ट एकेडमिक, जर्मनी में बस एकेडमिकली मतलब वो किताब में ही रह गया उसका, हालांकि प्रैक्टिकल फील्ड में इतना इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था लिबरलिज्म का, ठीक है। तो फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस में लिबरलिज्म फार मोर देन इंग्लैंड टेंडेड टू बी द सोशल फिलोसॉफी ऑफ ए क्लास, मतलब इंग्लैंड से भी ज़्यादा वहाँ पे सोशल फिलोसॉफी जो है क्लास का, एरिस्टोक्रेसी का, उसके ऊपर ज़्यादा इम्पेक्ट रहा और बहुत सारा मूवमेंट भी हुआ वहाँ पे फ्रांस पे, ठीक है। और सोशलिस्टिक विचारधारा भी, मतलब वर्किंग क्लास जहाँ पे आएंगे वहाँ पे सोशलिस्टिक चिंताधारा आएगा, मार्क्सिस्ट आएगा, तो उसका इम्पैक्ट फ्रांस में देखा गया। ओनली इन इंग्लैंड व्हिच थ्रू आउट द 19th century was the most highly industrialized country in the world did liberalism achieve the status at once as a national philosophy and national policy। तो इंग्लैंड में क्या हुआ था 19th सेंचुरी में, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में ही हुआ था 19th सेंचुरी, जब मतलब भारत आज़ाद नहीं हुआ था 19th सेंचुरी, तभी का बात है। तो तभी क्या हुआ था, इंग्लैंड क्या करता था, इंग्लैंड का पूरा मतलब वर्ल्ड में कॉलोनी था, जैसे अफ्रीका में था, एशिया में था, या भारत भी इंग्लैंड का कॉलोनी था। तो इन कॉलोनी से क्या करता था, रॉ मटेरियल उठाता था और रॉ मटेरियल जाके प्रोसेस होता है इंग्लैंड पे और इंडस्ट्री के बल पे। तो वहाँ पे बहुत इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था जिसका बेनिफिट भारत को नहीं मिला, और भारत का मतलब बेनिफिट नहीं दिया गया ब्रिटिश की तरफ से। वो लोग नहीं चाहते थे कि इंडिया में प्रोसेस हो, इंडिया में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो। इंडिया में अगर इंडस्ट्री तब के टाइम में डेवलप्ड हो जाता तो मतलब उनका रॉ मटेरियल्स, वो लोग रॉ मटेरियल्स कहाँ से लेके जाएंगे, वो लोग सस्ता से सस्ता रॉ मटेरियल खरीदते थे भारत से और भी अफ्रीकन कंट्रीज से, और उन रॉ मटेरियल से प्रोसेस करके इंग्लैंड में फिर वो भारत में इंपोर्ट करके वो सब सामान बेचते थे। ऐसे ही प्रोसेस चल रहा था,
ठीक है। It provided the principles for an orderly and peaceful transition. First, to complete freedom for industry and enfranchisement of the middle class, and ultimately to the enfranchisement of the working class and their protection against the most serious hazards of industry. For the proper study of liberalism, it is customary to divide it into two periods. तो दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है रीडिंग के सहूलियत के लिए। क्या क्या है? एक है क्लासिकल और निगेटिव लिबरलिज्म, और दूसरा है वेलफेयर और पॉजिटिव लिबरलिज्म। अभी हम लोग देखेंगे एक एक करके। अभी ये वाला जो कॉन्सेप्ट है अभी देखेंगे हम, क्लासिकल लिबरलिज्म मतलब निगेटिव लिबरलिज्म। आइडियोलॉजी ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म, व्यूज ऑन मैन, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड स्टेट। क्लासिकल लिबरलिज्म इज कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स। सुनिए, मतलब यहाँ पे नोट डाल के सुनिए, ये वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, या फिर एग्जाम में आप कन्फ्यूजन में पढ़ेंगे। एग्जाम में क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में डायरेक्ट नहीं पूछता। कभी कभी मैंने एक बार क्वेश्चन पेपर में देखा, इग्नू ने पूछ दिया था क्रिटिकली इवैल्यूएट द मार्केट लिबरलिज्म के बारे में। तो क्लासिकल लिबरलिज्म जो है इसका बहुत सारा नाम है। निगेटिव लिबरलिज्म, इंडिविजुअलिस्टिक लिबरलिज्म, लेजिस फायर, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, लेजिस फायर लिबरलिज्म, फ्री मार्केट लिबरलिज्म, इंटीग्रल लिबरलिज्म, ओरिजिनल लिबरलिज्म एटसेट्रा। तो ध्यान रखिएगा सारे नाम, ठीक है। कुछ भी नाम से आ सकता है, तभी आपको यही टॉपिक उठाना है। फिर आप कहेंगे कहाँ से क्वेश्चन कर दिया इग्नू ने। द मॉडर्न, एक्चुअली थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होगा, अगर कुछ ऐसे नाम बदल के पूछ लिया तो मेरा स्टूडेंट जो है, आप लोग आशा करता हूँ ऐसा क्वेश्चन आने से कर पाएंगे, ठीक है। फिर द मॉडर्न पीरियड बिगेन विद द 16th century. During this period, against the socio-economic, political and cultural system of the medieval period, Renaissance and Reformation movements emerged. Scientific and technological advancement took place. A new economic class, which was later called capitalist class, came into being. तो क्या हुआ? 16th century के से शुरू हुआ ये वाला जो क्लासिकल लिबरलिज्म। तो पहले जो मेडिवल पीरियड था, मेडिवल पीरियड में बहुत सारा रिफॉर्मेशन हुआ, मूवमेंट हुआ, रेनेसेंस हुआ, तो उसके वजह से, और साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी आया। फिर नया एक क्लास का जन्म हुआ जिसे हम इकोनॉमिक क्लास कहते हैं, और बाद में इसका नाम कैपिटलिस्ट क्लास हुआ उसका। फिर इन द पॉलिटिकल स्फीयर इंस्टेड ऑफ फ्यूडल स्टेट्स, न्यू नेशन स्टेट एमर्ज्ड। इसके वजह से नया नया नेशन उभरता रहा। एंड चेंजेस वर सीन इन ऑल स्पेयर्स ऑफ सोशल सिस्टम। इसके वजह से सोसाइटी में, इकोनॉमी में चेंज होगा तो सोसाइटी में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसके वजह से सोसाइटी में भी बहुत सारा चेंजेस आया। In such atmosphere, a new philosophy, that classical liberalism, emerged with the found expression in the writings of various thinkers. तो कौन कौन सा थिंकर है यहाँ पे लिखा हुआ है? थॉमस हॉब्स, लॉकी, एडम स्मिथ, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है जिनको, एडम स्मिथ। फिर है मल्थस भी इंपॉर्टेंट है। एक माल्थाजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है, उनका जो थ्योरम था, मतलब बहुत अच्छा थ्योरम था। जो पॉपुलेशन है वो, जिन स्टूडेंट को मतलब मैथ्स आता है वो लोग मतलब कनेक्ट कर पाएंगे ये बात, ठीक है। जो पॉपुलेशन है मल्थस ने दिया था, जो पॉपुलेशन है वो मतलब बढ़ रहा है एज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, लेकिन हमारा जो फूड ग्रेन्स है और कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ रहा है, मतलब एपी सीरीज। मतलब वही, एक बार इजी है, सभी समझ जाएंगे, मैं समझ के देता हूँ आप लोगों को। पहले मतलब जो पॉपुलेशन है उसका इंक्रीज हो रहा है, पकड़ लीजिए 2, 4 से, उसके बाद उसका डबल हो रहा है, मतलब 8 हो रहा है, फिर 8 से 16 हो रहा है, पॉपुलेशन ऐसे बढ़ रहा है, 16 से 32, 32 हो रहा है, ठीक है। और जो खाने का जो सप्लाई है वो 1, 2, 3, 4, 5 मतलब एक एक करके बढ़ रहा है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं इसको, ठीक है। फिर है रिकार्डो, फिर है बेंथम एटसेट्रा। ये सभी जो नाम है, ये सभी मतलब पॉलिटिकल थिंकर्स है और इकोनॉमिस्ट भी है, ठीक है। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ मिडिल एजेस वाज बेस्ड ऑन हेरिडिटरी प्रिंसिपल ऑफ फ्यूडलिज्म, जैसे कि द पर्टिकुलर फीचर ऑफ
दिस इसका जो पर्टिकुलर फीचर है, जैसे हर मास्टर के अंदर रहता है, हर पीपुल। जैसे द पीजेंट जो होते हैं, द पीजेंट हैड द लैंडलॉर्ड, पीजेंट के ऊपर लैंडलॉर्ड रहता है। द लैंडलॉर्ड हैड फ्यूडल लॉर्ड, लैंडलॉर्ड के ऊपर फ्यूडल लॉर्ड, फिर फ्यूडल लॉर्ड के ऊपर द किंग। तो किंग के ऊपर कोई रहता है क्या? हाँ, किंग के ऊपर पॉप, और पॉप के ऊपर द जेसस क्राइस्ट, सबसे ऊपर जेसस क्राइस्ट। मतलब उसका उस मिडिल एज में जो स्ट्रक्चर था, सोशल स्ट्रक्चर ऐसा ही रहता था। ये भारत का स्ट्रक्चर नहीं है, ये मतलब यूरोप का स्ट्रक्चर है। तो सबसे ऊपर जेसस क्राइस्ट, फिर उसके नीचे पॉप, पॉप के नीचे किंग, किंग के नीचे फ्यूडल लॉर्ड, फ्यूडल लॉर्ड के नीचे लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड के नीचे पीजेंट। ठीक है, याद रखिएगा। जो ईसाई लोगों का जो स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर रहता था पहले मिडिल एजेस पे। ठीक है, अभी अगला जो पॉइंट है, liberalism is associated with those progressive ideas which accompanied the gradual breakdown of traditional hierarchies. It opposed the arbitrary power of kings and privileges of the nobility based upon birth. तो क्या हुआ था? लिबरलिज्म जो है वो एक प्रोग्रेसिव आइडिया है, उसने ग्रेजुअली धीरे 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 ब्रेक डाउन किया जो ट्रेडिशनल हायरकी है, सोशल हायरकी था पहले, जो ही लैंडलॉर्ड कैसा हायरकी था, मतलब पीजेंट के ऊपर लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड के ऊपर फ्यूडल लॉर्ड, फ्यूडल लॉर्ड के ऊपर किंग, किंग के ऊपर पॉप, पॉप के ऊपर जीसस क्राइस्ट। तो वो जो सोशल हायरकी है उसको धीरे धीरे करके तोड़ा। फिर इट अपोज द आर्बिटरी पावर ऑफ किंग्स, किंग्स का जो खुद का स्पेशल, जो उनका ही मतलब उनका ही प्रिविलेज था, उनका ही पावर था, वो भी उसका भी अपोज किया लिबरलिज्म ने। फिर जो प्रिविलेज मिलता है जन्म के आधार पे, जैसे जन्म के आधार पे भारत में ब्राह्मण जो बच्चा जन्म लेता है उसको ब्राह्मण मिलता है, वो जो जन्म के आधार में जो प्रिविलेजेस मिलते हैं, पोस्ट किया लिबरलिज्म ने, उदारवाद ने। ठीक है, द क्लासिकल लिबरलिज्म एम्फासिस द ऑटोनोमस इंडिविजुअल, द आइडिया दैट मैन इज ए मास्टरलेस मैन वाज एंटायरली ए नोबल कॉन्सेप्शन। तो क्लासिकल लिबरलिज्म का आइडिया जो है एक्चुअली ये मैन के ऊपर कोई ऐसा मतलब पीजेंट के ऊपर लॉर्ड, लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड के ऊपर फ्यूडल लॉर्ड, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज सेल्फिश, इगोस्टिक, एलियनेटेड, बट एट द सेम टाइम रेशनल। इट हैड ए फेथ इन एब्सोल्यूट वैल्यू एंड द वर्थ ऑफ स्पिरिचुअल इक्विलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो आध्यात्मिक जो समानता है आदमियों के बीच, उसको मानता था क्लासिकल लिबरलिज्म। एट द कोर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म वाज द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स, liberty from every authority which acts as arbitrarily and capriciously, and liberty in all spheres of human life. Liberty here was viewed as a negative thing, that is liberty as absence of restraints, only the individual knows what is best for him. तो लिबर्टी क्या है? निगेटिव थिंग है। किसके लिए? जो राजा है, जो लोग मतलब पहले बेनिफिट ले रहे थे उनको लिए तो लिबर्टी निगेटिव ही होगा ना। तो एक्चुअली वो हर इंडिविजुअल को फ्रीडम दे रहा है, इसलिए लिबर्टी क्या है? एक निगेटिव थिंग है। लिबर्टी को कहा जाता है कि लिबर्टी एज एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स, और जो इंडिविजुअल है वो खुद सोचेंगे उनके लिए क्या बेस्ट है, क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, खुद सोचेंगे, खुद के पास फ्रीडम रहेगा। उसके बाद सिंस द इंडिविजुअल वाज टेकन एज ए यूनिट एंड द सिंगल ह्यूमन बीइंग एज ए नेचुरल यूनिट, classical liberalism is viewed society not as a natural but as an artificial institution. It was seen as being composed of atom-like autonomous individuals with wills and interests peculiar to themselves. The economic theory of classical liberalism found expression in a new science of political economy, like political liberalism. The new science of economics reflected the aspirations and the way of life of merchants. अगला जो है, the perfect institutions for the exchange of goods and services was the market. The market perfectly embodied the new economic individualism. Market relations abolished the traditional constraints on freedom to raise and invest capital, to fund loan and earn interest, to sell property and reap profit, hire and fire labor. The state was not suited for the management of economic affairs. जो इकोनॉमिक अफेयर्स है वो ऑटोमेटिक मार्केट के द्वारा ही होगा,
वही क्लासिकल लिबरलिज्म कहता है, मतलब मार्केट ही करेगा सब कुछ, जैसे कि कौन किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे लोन लगा देना है, कहाँ से इंटरेस्ट कहाँ पे प्रोवाइड करना है, कहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी सेल करना है, कहाँ पे प्रॉफिट करना है, और कहाँ किस चीज़ में मतलब हायर करना है लेबर, कहाँ पे लेबर लोगों को निकालना है, उसका जो मैनेजमेंट है इकोनॉमिक अफेयर्स का, वो मैनेज करेगा, मतलब वही जिसका ज़रूरत है, जो इंस्टीट्यूशन का ज़रूरत है, वही जो मार्केट, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं आप, मार्केट ही तैयार करेगा। ठीक है, मार्केट मतलब वही कुछ मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगा, उसका सहूलियत से वो खुद डिसाइड करेगा, इसका पावर स्टेट के हाथ पे नहीं होगा। At the political level, liberalism sought to erect a theory of state based on the subjective claims of the individual rather than upon objective reality. At the core of classical liberalism was the liberty of the individuals, liberty from every authority, which acts as aspiriously and capriciously. ठीक है, वही एक ही बात है, सेम बात है। जो कोर जो है लिबरलिज्म का, वो लिबर्टी है, हर तरह का फ्रीडम प्रोवाइड करना है इंडिविजुअल को। इंडिविजुअल खुद डिसाइड करेगा क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है। ठीक है, सिंस द इंडिविजुअल वाज टेकन एज ए यूनिट एंड द सिंगल ह्यूमन यूनिट was the classical liberalism is viewed on society as a natural but as an artificial institution. वही सेम कॉन्सेप्ट लिखना है यहाँ पे आपको। द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म फाउंड एक्सप्रेशन न्यू साइंस और पॉलिटिकल थ्योरी। ये एक्चुअली मार्केट वाला जो पोर्शन है, वही वाला पोर्शन के आया, तो ये टॉपिक आप लोगों को लिखना ही है। ठीक है, अभी अगला जो है आइडियोलॉजी ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म, वी कैन कंक्लूड, अभी हम लोग कंक्लूजन में आ गए हैं। We can conclude that this discussion on classical liberalism by the views of L.T. Habusi in his book Liberalism. Habusi pointed out certain basic principles of liberalism. कुछ लिबरलिज्म का उन्होंने प्रिंसिपल दिया है। According to him, these principles were evolved as a consequence of the struggle of the rising middle class against feudalism, aristocrats, and clergymen. In short, these principles were, तो पहला प्रिंसिपल है पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, द एसेंस ऑफ लिबरलिज्म लाइज इज इन इंडिविजुअल लिबर्टी। दिस डॉक्ट्रिन covered several rights and duties of the individual. It was to secure freedom of speech, discussion, writing, freedom of thought and faith. The American Declaration of Independence, the English Reel of Rights, and the Habeas Corpus Act, the Petition of Rights were all meant to secure these freedoms. जो इंग्लिश रील ऑफ राइट्स जो है, वो जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, वही कह सकते हैं इसको। पर्सनल लिबर्टी ऑल्सो मींट, एक्चुअली क्या हुआ था, अमेरिका का अमेरिकन डिक्लेरेशन के बात यहाँ पे क्यों किया गया। अमेरिका में पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया था, तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब जो कॉलोनी था, अमेरिका भी ब्रिटिश का कॉलोनी था, तो उन्होंने पहले फंडामेंटल राइट्स को नहीं जोड़ा था। फिर उन्होंने 10 अमेंडमेंट्स कर डाला अपना कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो उन्होंने वही तभी 2 साल के अंदर ही ये सब काम हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन का बनने के 2 साल के बाद अंदर 10 अमेंडमेंट्स आए, और इन अमेंडमेंट्स में वही राइट का जो रील ऑफ राइट्स वही जुड़ा गया अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, Personal liberty also meant that there should be no discrimination on the grounds of caste, color, creed, sex, race and economic position. ठीक है, तो फिर है सिविल लिबर्टी। According to this principle, the government must be conducted not only by the arbitrary will of any one individual or class but by law. तो किसी एक क्लास के या किसी एक इंडिविजुअल का राइट को गवर्नमेंट देखे, ऐसा मत हो। गवर्नमेंट का काम क्या होता है, पूरा सोसाइटी, पूरा कंट्री का देखे, सभी लोगों का, एज ए सिंगल इंडिविजुअल और सिंगल किसी भी स्पेशल क्लास का कुछ मतलब ज़्यादा उन लोगों के लिए मतलब कुछ काम करे, ऐसा कुछ ना करे। सिविल सोसाइटी लिबर्टी में क्या होता है, सभी जो क्लास है, सभी इंडिविजुअल है, उनको बराबर से देखे गवर्नमेंट। दिस वाज नेसेसरी टू काउंटरएक्ट द इविल ऑफ ऑपरेशन ऑफ द इचिंग्स एंड फ्यूडल लॉर्ड्स एंड चर्चमैन।
Milton libertarian doctrine declared that all human beings are by nature born free and endowed with the reason and the right to work out their own destiny. तो सभी जो है नेचुरली फ्री है और सभी इंसान नेचुरली फ्री है और कुछ भी मतलब उन वो खुद अपना डेस्टिनी लिखे, ठीक है। Similar was declaration of Jefferson's that all men are endowed by their creator with certain inalienable rights to secure for which governments are instituted, and which appears substantially as an expression of the first principle of liberalism. तो लिबरलिज्म का प्रिंसिपल भी आ सकता है। अभी हम लोगों ने दो पॉइंट किया, पर्सनल लिबर्टी और सिविल लिबर्टी। फिर अगला जो है थर्ड, वो है आपका इकोनॉमिक लिबर्टी। इट मीन दैट द इंडिविजुअल शुड हैव द राइट टू प्रोटेक्ट राइट टू प्रॉपर्टी एंड कॉन्टेक्ट। तो इकोनॉमिक लिबर्टी मतलब क्या है, जो हर इंसान खुद मतलब प्रॉपर्टी रख सके और किसी के साथ कांटेक्ट भी कर सके, ठीक है। दिस फ्रीड द इंडिविजुअल फ्रॉम इकोनॉमिक रेस्ट्रेंट्स एंड इकोनॉमिक लिबर्टी फॉर क्लासिकल liberalism was the acceptance of the policy of laissez-faire, which meant that the state should intervene as little as possible in the economic affairs. मतलब जो स्टेट है वो इकोनॉमिक अफेयर जो है उसमें कम से कम ही इंटरफेयर करे, दखल दे, ठीक है। तो इकोनॉमिक अफेयर जो है वो कौन कंट्रोल करेगा, हर इंडिविजुअल अपने हिसाब से खुद कंट्रोल करेगा, खुद उसके पास पावर है, वो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, बेच सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है। उसको भी तो लाइवलीहुड कटाना है, इसलिए वो कोई भी अपना मनपसंद सा अपना ट्रेड प्रोफेशन चुन सकता है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है पॉलिटिकल लिबर्टी एंड पॉपुलर सॉवरेनिटी। They mean that all men should have rights and all must be enabled to enjoy equal opportunities. तो सभी आदमियों के पास राइट्स है एंड सभी लोग इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले सभी लोगों को। जैसे भारत का में इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड्स ऑफ जॉब, मैन एंड वुमेन, बहुत सारा राइट्स है, ठीक है। These two concepts were described by Habusi as the crown and the glory of the liberalism. The doctrine of popular sovereignty was stressed by the Declaration of Independence in America. It was meant sovereignty of the people. It vested in the term in them in supreme power of political decision and action. लास्ट में जो है वो कंक्लूजन है, and last but not the least, classical liberalism also included domestic freedom, administrative and radical liberty, and international liberty, ठीक है। क्लासिकल लिबरलिज्म यहाँ पे खत्म नहीं होता है, और भी है, डोमेस्टिक फ्रीडम भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेडिकल लिबर्टी और इंटरनेशनल लिबर्टी भी है इसके अंदर। इट वाज अपोज टू यूज ऑफ फोर्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी और मिलिटरिज्म. It was primarily because capitalism needed peace and international cooperation for the free flow of goods from one country to another. क्यों ऐसा चीज़ है इंटरनेशनल लिबर्टी का, क्योंकि मतलब पकड़ लीजिए किसी एक देश में इंडस्ट्री है लेकिन उसका रॉ मटेरियल उस देश में नहीं मिलता है, तो इंटरनेशनल रिलेशन भी तो चाहिए। तो इंटरनेशनल पीस जब रहेगा तब ये सब पॉसिबल होगा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल पीस, ठीक है। तो it pleaded for the removal of all political and other barriers which stood in the way of efficient exploitation of the world resources. जैसे हालांकि अभी जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, पूरा दुनिया का ट्रेड उसके हाथ पे है, वो कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया गया है, तो सभी मतलब फेयर ट्रेड हो, अनफेयर कुछ ना हो किसी भी देश के साथ, इसलिए ऐसा संगठन बनाया गया है। और भी बहुत सारा संगठन है, बहुत सारे फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग अगला जो टॉपिक है हमारा उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्रिटिकल इवोल्यूशन। तो क्रिटिकल इवोल्यूशन, द पॉलिटिकल फिलोसॉफी ऑफ लिबरलिज्म हैज़ बीन ए सब्जेक्ट ऑफ क्रिटिसिज्म at the hands of its advocates as well as its opponents. तो पॉलिटिकल फिलोसॉफी जो है लिबरलिज्म का, वो एक मतलब क्रिटिसिज्म का सब्जेक्ट है, जो मतलब
उसका एडवोकेट्स है और इसका ओपोनेंट्स है, सभी के बीच में, बाय द फॉर्मर ऑन अकाउंट ऑफ देयर polemical interpretations and by the latter on the account of their incitement of the premises of individualism. The curious thing about the philosophy of liberalism is that it has been denounced, rejected, revised, and defended by leading writers. For example, Lesky, who criticized the value of bureaucracy's class and yet laid emphasis on the virtues of freedom and tolerance. तो लेस्की ने क्रिटिसाइज किया ब्यूरोक्रेसी का क्लास को. लाइकवाइज Michael Oxford commented that a philosophy of crude and uncritical individualism is in fact inconsistent with the social democracy. Some important points of criticisms of classical liberalism are as follows. तो देखेंगे हम कुछ, जैसे पहले एमोफ्रोमास आइडियोलॉजी. Both as a doctrine and as a movement, liberalism is an amorphous ideology. Liberalism is commonly used by everyone who talk in public for the divergent and contradictory purpose. As Bottomore writes, one can remain liberal and be for, and the other remain liberal and be against a vast range of contradictory political propositions. The businessman and the labor leader and the general and the soldier, the subsidized farmer and the watchmaker all speak in terms of liberalism, defending their interests and making their demands. तो लिबरलिज्म का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो है वो ये है, सब अपना अपना साइड देख रहा है. क्या होता है, जो अपना अपना लिबर्टी देख रहे हैं सभी, जो अपना मतलब लेबर जो है बिजनेस क्लासमैन के साथ मतलब अपना लिबर्टी देख रहे हैं, अपना डिमांड्स के लिए मांग कर रहे हैं, अपना इंटरेस्ट खोज रहे हैं, ठीक है. और जनरल जो है आर्मी का और सोल्जर, उन लोगों के बीच में ऐसा खींचातान चल रहा है. जो फार्मर है और वॉच मेकर है, उन लोगों के बीच ही सेम प्रॉब्लम चल रहा है. तो वही एक क्रिटिसिज्म है लिबरलिज्म का. ठीक है, अगला जो है एंथ्रोमास आइडियोलॉजी. सिमिलरली Bullock and Schock write that no student of modern political philosophy would reasonably deny the name of liberal to any of the men represented in this connection. Yet each of them, Fox and Bentham, Richard Cobden and Lloyd John Russell, McCulloch and Acton, Herbert Spencer and T.H. Green, Gladstone and Lloyd George, Mill and Keynes held views widely different in some respect of those others. तो सभी का इसके बारे में अलग अलग प्रकार की व्यू रहा है. And होगा, and these differences are differences not only of policies and programs, those are more easily explained, but also of principles. For example, of the rule of the state, the vexed question of laissez-faire. This means that as a public policy, liberalism is without a coherent policy, that its goals have been made so formal and abstract as to provide no clear moral standard, that in its terms genuine conflict of interest, classes, parties and ideals can no longer be stated clearly. अगला जो है रॉन्ग व्यू ऑन मैन एंड सोसाइटी. द लिबरल व्यू जो है रॉन्ग व्यू रखता है मैन एंड सोसाइटी के बारे में. ये भी और एक क्रिटिसिज्म है. द लिबरल व्यू ऑफ मैन एंड सोसाइटी हैज ऑल्सो बीन क्रिटिसाइज्ड. Although the liberal views of human nature has changed in the 20th century, nevertheless it considers man as egoistic, lonely, separate from the society, possessive and concerned with the fulfillment of his selfish interest. एक्चुअली क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जब फ्रीडम होता है तो लोग मतलब खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं. तो खुद के बारे में ज़्यादा सोचना क्या है, सोसाइटी को छोड़ के, अलग से मैन एंड सोसाइटी को छोड़ के खुद के बारे में सोचना क्या है, सेल्फिशनेस ही तो है ना. तो इसको सेल्फिशनेस कहा जाता है.
Consequently, the society was also seen as an aggregate of individuals, an artificial institution with no organic unit or of its own, and the function of politics being conversion of individual and group conflicts into cooperation, harmony, and unity. तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है, रॉन्ग व्यू ऑफ मैन एंड सोसाइटी. In other words, society is no more than a jungle where animals roam in a grab of man. The socialistic ideology completely rejected this notion of man and society. It argued that man is dependent upon others, not only for material needs but also for cultural and spiritual needs. तो क्या कह रहा है? मैन डिपेंड है अदर्स के ऊपर, नॉट ओनली फॉर मटेरियल नीड्स, जैसे खाने के लिए ऐसा कुछ नहीं, कल्चर और स्पिरिचुअल नीड्स के लिए भी जो इंडिविजुअल है वो दूसरे के ऊपर निर्भर है. सोशलिज्म viewed as a man as a social cooperative being and held the view that the nature of man cannot be studied apart from the society in which he lives. For example, Owen called it unethical, Box termed it unnatural, Marx called it animal-like, Mao called it poison, Morris called it hell. तो ये चिंताधारा जो सोशलिस्ट जो विचारधारा के लोग थे उन लोगों ने इसका जो टर्म दिया है, मार्क्स ने तो दिया एनिमल लाइक, माओ ने दे दिया है पॉइजन, मोरिस ने दिया हेल. तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है, रॉन्ग व्यू ऑफ मैन एंड सोसाइटी. ठीक है, अगला जो क्रिटिसिज्म है वो है अगला फिलोसॉफी ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास. Notwithstanding the highly flexible character of the principles of liberalism, it cannot be denied that it remained the philosophy of the capitalist class and continues to retain its bureaucratic character. Liberalism has been the firm ideology of one class inside one epoch, the urban entrepreneurial middle classes, which later on became the industrial and capital class. तो पहले मिडिल क्लास था, उसके बाद इंडस्ट्रियल और कैपिटल क्लास हुआ है. It has been the economic philosophy of the capitalism, and its basic purpose has been the maintenance of socio-political arrangements necessary for the capitalist economic relations. Critics points out that its welfare measures have been incidental to its fundamental purpose of protecting and promoting the interest of the capital class. तो कैपिटलिस्ट लोग क्या करते हैं, अपना क्लास का मतलब सब कैपिटलिस्टिक तरीके से ही सोचते हैं, वही मतलब एक क्रिटिसिज्म है आपका, कह सकते हैं लिबरलिज्म का. ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है अकॉर्डिंग टू लस्की, liberalism has always seen the poor as if they became poor because of their own mistakes. Classical liberalism always underplayed the fact that property also brings it the power to rule over men and things. Although it gives the right to property at a universal level, yet at a practical level, the right is enjoyed only by a minority. ठीक है, फिर हम देखेंगे निगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट. तो स्टेट के रिगार्डिंग liberalism that is neglected institutions and their historical growth. एक्चुअली क्या होता है इसमें, मैं आप लोगों को सिंपली बता देता हूँ. निगेटिव कॉन्सेप्ट जो है स्टेट के लेकर निगेटिव कॉन्सेप्ट है, जैसे स्टेट के पास मतलब पावर कम कर दिया जाए, मतलब स्टेट के पास कुछ कंट्रोल ना रहे, ज़्यादा कम से कम कंट्रोल रहे लिबरलिज्म में स्टेट के पास, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मार्केट ही अपना काम, खुद इंडिविजुअल के पास ज़्यादा लिबर्टी हो. तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छा नहीं है पूरा तरीके से, स्टेट का भी मतलब कंट्रोल रहना चाहिए. जैसे सोशलिज्म जो थिंकर सोशलिस्ट थिंकर है जैसे कार्ल मार्क्स, वो लोग तो कहते हैं पूरा के पूरा कंट्रोल स्टेट के हाथ में ही होना चाहिए. ठीक है, अभी हम लोग इसका बुक का क्वेश्चन कर लेते हैं. लास्ट टॉपिक पूरा खत्म ही हो गया चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर था. तो पहला क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिबरलिज्म, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बाद ही किया था.
कॉन्सेप्ट लिखना है लिबरलिज्म का, उदारवाद का, फिर उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हेलो वेल ने दिया था वही लिखना है। फिर लिखना है डिस्कस द राइज ऑफ लिबरलिज्म, लिबरलिज्म का राइज जो हुआ है कैसे हुआ है वही हम लोगों ने उदय हुआ है, उदारवाद का उदय उसको लिखना है। फिर लिखना है क्रिटिकली एग्जामिन फ्री मार्केट लिबरलिज्म, ये वाला क्वेश्चन जो है ये देखिए, क्रिटिकली एग्जामिन फ्री मार्केट लिबरलिज्म कौन सा है पता है, वही क्लासिकल लिबरलिज्म लिखना है। आइडियोलॉजी वाला जो है बहुत सारा स्लाइड में हम लोगों ने किया, बहुत बड़ा टॉपिक था, वही लिखना है इसमें। फिर है डिस्कस क्लासिकल लिबरलिज्म, दोनों सेम ही है, लेकिन जो मार्केट वाला है उसमें मार्केट का पोर्शन जो मैंने आप लोगों को बताया था, मार्केट वाला कुछ पोर्शन था वो वाला पूरा लिखना है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं बुक का क्वेश्चन क्या क्या है। जो पिछले आइटम का क्वेश्चन तो 2009 दिसंबर 2019 पे आया है, क्रिटिकली इवैल्यूएट द क्लासिकल लिबरलिज्म। तो वही 4 नंबर क्वेश्चन जैसा डिस्कस द क्लासिकल लिबरलिज्म सेम ही है, क्रिटिकली इवैल्यूएट क्लासिकल लिबरलिज्म। मतलब इसमें क्या करना है आप लोगों को, क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में लिखना है, फिर उसका इवैल्यूएशन भी करना है। और क्रिटिकल इवैल्यूएशन जो है लास्ट में हम लोगों ने अभी जो किया क्रिटिकल इवैल्यूएशन उसको लिखना है इसमें स्पेशली, ठीक है। अभी हम लोगों ने कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ा वही लिखना है क्रिटिकल इवैल्यूएशन में, इसका कुछ मतलब जो क्रिटिसिज्म है वो भी लिखना है, ठीक है। और हमारा जो बुक है इग्नू का उसका PDF मिल जाएगा आप लोगों को जल्दी से जल्दी 5 अगस्त तक, और उसका हार्ड कॉपी तो निकलते आपका एग्ज़ाम आ जाएगा आपके घर पे पहुँचते पहुँचते। तो इससे बेहतर होगा कि आप PDF से ही पढ़ लें फ़िलहाल। और उस बुक में हमारा इग्नू का जो क्वेश्चन है और पिछले आइटम का जो पिछले 7 आइटम्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व तरीके से रहेगा, ठीक है। यही बात से ही हमारा आज का कक्षा का समाप्त करते हैं। और एक क्वेश्चन है जो 2019 में आया है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिबरलिज्म। वही बुक का जो पहला क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक, क्वेश्चन नंबर 1 वही है, ठीक है। तो इंडिया बुक के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।